हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हम अपने चैप्टर नंबर 3 को कवर कर रहे थे, राइट। एंड आई होप कि आपने जो टॉपिक्स थे उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास हम रिमेनिंग टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, राइट। सो क्लिनिकल थर्मामीटर होता क्या है बच्चों? इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका यूज कौन करते हैं? जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं, सो दैट कि वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर पाए। थर्मोमेट्रिक लिक्विड इज यूज्ड इन दिस थर्मामीटर इज मर्क्यूरी। सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ये जो हमारा थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के अंदर आपको एक लाइन देखने को मिलती है, राइट, एक कैविटी देखने को मिलती है और उसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है। और वो लिक्विड कौन सा होता है? वो मर्क्यूरी लिक्विड होता है। इट हैज अ स्टेम विद एन इनर कैपिलरी ट्यूब। अब क्या होता है बच्चों? इसका एक स्टेम होता है और इनर कैपिलरी ट्यूब होता है विच हैज अ स्मॉल बेंड इन इट, और हमें वहां पे एक छोटा सा बेंड देखने को मिलता है। दिस बेंड प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी फ्रॉम गेटिंग बैक इनटू द बल्ब। अब बच्चों, होता क्या है कि ये जो हमारा बेंड होता है वो प्रिवेंट करता है कि जो मर्क्यूरी है वो वापस बल्ब की तरफ ना हो चली जाए, रिवर्ट बैक होके। सो आफ्टर द थर्मामीटर इज टेकन आउट फ्रॉम अ पेशेंट माउथ, दिस enables the doctor to read the thermometer। और ये क्या करता है? डॉक्टर को अलाउ करता है रीड करने के लिए कि जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो हमें कितना देखने को मिला है। To reuse it, it has to be given a slight jerk which brings the mercury back into the bulb। अगर हमें फिर से उसी थर्मामीटर को यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको हल्का सा ऐसे जर्क देना पड़ेगा, ऐसे झटका देना पड़ेगा, सो दैट कि जितना भी मर्क्यूरी है वो वापस अपनी पोजीशन पे चले जाए और आप वापस किसी न्यू पेशेंट का टेम्परेचर मेजर कर पाए, राइट। It is marked from 90 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit and each degree is divided into 5 small equal parts। अब बच्चों, अगर हम मार्किंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्किंग्स आपको 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखने को मिलती है और हर एक डिग्री में आपको 5 स्मॉल इक्वल पार्ट्स देखने को मिलते हैं। The normal temperature of a healthy person is 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर बात करते हैं किसी भी हेल्दी पर्सन की, चाहे वो आपकी हो चाहे वो मेरी हो, तो वो कितनी होती है? वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। These days clinical thermometers are also marked in Celsius। और आज के टाइम पे जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं उनको हम सेल्सियस में मार्क करते हैं एंड उनका स्केल कितना होता है बच्चों? दैट इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टिल 42 डिग्री सेल्सियस। सो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बीइंग का, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम सेल्सियस में बोल सकते हैं कि वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपको नॉर्मली कितना देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके क्लिनिकल थर्मामीटर की। Now we will see कि what is the relationship between Celsius and Fahrenheit scales। So हमने बोला कि हमारे पास दो स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल था, फ़ारेनहाइट स्केल था, उसके अलावा हमने थर्ड केल्विन स्केल भी पढ़ा था, बट उसको हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे सिंपली ये देखने वाले हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में हमें क्या रिलेशनशिप देखने को मिलता है। To convert the temperature from Celsius to Fahrenheit scale, multiply by 9/5 and add 32। अगर आपको क्या करना है बच्चों? टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 9/5 से, और आपको ऐड करना पड़ेगा 32। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यहाँ पे आ जाता है, राइट। Now, normal temperature of human body on Celsius scale is 37 degrees Celsius and on Kelvin scale it will be 273 plus 37, that will be 310 K। So यहाँ पे आपको सिंपल सा बोला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर हम अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं सेल्सियस स्केल में, तो वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम केल्विन की बात करें, सो केल्विन में क्या था बच्चों? हमारा टाइप ऑफ स्केल ही था जिससे कि हम टेम्परेचर मेजर कर रहे थे, तो उसमें हमारा नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 310 के होता है। और यहाँ पे के का मतलब क्या है? यहाँ पे के का मतलब होता है आपका केल्विन। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 3, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है जो कि आपको करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, राइट, इन योर स्कूल।
Coming to our next topic, which is precautions while using a clinical thermometer. So अब हम देखने वाले हैं कि जब भी आप clinical thermometer को use करते हैं तो आपको कौन कौन से precautions को लेना बहुत ज़्यादा important है, right? So the following precautions should be observed while using a clinical thermometer. So पहला हमारा precaution क्या बोलता है? Thermometer should be washed before after use, preferably with an antiseptic solution. So हमेशा जब भी हम thermometer को use करते हैं तो यूज करने से पहले और यूज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है। अब क्लीन किससे करना है? सो आपको यहाँ पे क्लीन करना है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, राइट? सो फर्स्ट आपका पॉइंट ये बोलता है। सेकेंड वर्ड, इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप थर्मामीटर को यूज करते हैं आपको ये ध्यान देना है कि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, राइट? Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. आपको क्या करना है, जब भी आप थर्मामीटर में टेम्परेचर को रीड करते हैं तो आपको जो लेवल है मर्क्यूरी का उसी लेवल पे आपको अपने आई साइट का क्या रखना है, लेवल रखना है, तभी आप टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब। आपको कभी भी थर्मामीटर को बल्ब से होल्ड नहीं करना है, आपको हमेशा ही क्या करना है बच्चों, स्टेम से उसको होल्ड करना है, आपको बल्ब को कभी भी होल्ड नहीं करना, राइट? The fifth one is handle the thermometer with care. जब भी आप थर्मामीटर को हैंडल करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही केयरफुली होकर उस थर्मामीटर को हैंडल करना है। अगर आप हिट करते हो उसको किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट में तो वो ब्रेक हो सकता है। अब ब्रेक होगा तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर मर्क्यूरी फिल्ड होता है, राइट? सो बच्चों, जो मर्क्यूरी होता है उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको हार्म हो सकता है। कमिंग टू वार्निंग, वार्निंग क्या है? नेवर यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स। आपको कभी भी क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज नहीं करना है, किसका टेम्परेचर देखने के लिए, बॉइलिंग लिक्विड का टेम्परेचर देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए थर्मोमीटर्स डिफरेंट होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। दिस विल ब्रेक द थर्मोमीटर। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हीट है बॉइलिंग वाटर की, उसकी वजह से जो थर्मामीटर है वो ब्रेक हो सकता है, वो टूट हो सकता है, एंड इट कैन नॉट रीड द टेम्परेचर एक्सीडिंग 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो किसी भी टेम्परेचर को अगर वो 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो उसको मेजर नहीं कर सकता। सो ये सारे ही क्या थे, ये सारे ही आपके प्रिकॉशंस थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप थर्मामीटर का यूज करेंगे। नाउ कमिंग टू हीट फ्लो, राइट? सो अब हम देखने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट को। सो बच्चों, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो हमने बोला था कि एनर्जी क्या करती है, एनर्जी ट्रांसमिट होती है, राइट? वैसे ही जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रैवल होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। Now heat is transferred from hot end to the cold end by the 3 methods. अब हमने ये बोल दिया कि जो हीट है वो ट्रांसफर तो हो रही है, और कैसे ट्रांसफर हो रही है, किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से वो ठंडे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है, लेकिन कैसे ट्रांसफर होती है, कौन से मेथड्स होते हैं ट्रांसफर होने के? सो द फर्स्ट वन इज योर कंडक्शन, second one is your convection and the third one is your radiation. So ये तीनों ही ऐसे मेथड होते हैं जिससे कि जो आपकी हीट है वो ट्रांसफर होती है। Coming to the very first one which is conduction. So a mode of transmission of heat when it is transmitted from one particle to the other particle without actual movement of the particles. So conduction में यहाँ पे simply क्या हो रहा है, heat transfer हो रही है, right? Transfer of heat हो रहा है, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो heat है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर तो हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कोई भी एक्चुअल मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। सो इस टाइप के हमारे किसको मेथड को हम बोलते हैं, कंडक्शन। सो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो इन सॉलिड्स हीट कैन फ्लो ओनली बाय कंडक्शन। जो सॉलिड होते हैं, राइट, जितने भी आपके सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, वहां पे जितना भी हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के थ्रू ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, होल्ड वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड ऑन अ फ्लेम। आपको क्या करना है, होल्ड करना है किसको, एक मेटल रॉड को फ्लेम पे। द एंड ऑफ द रॉड ऑन फ्लेम
गेट रेड हॉट आफ्टर सम टाइम। अब जहां पे आपने क्या किया है, उसको बर्न करना स्टार्ट किया है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी एंड है रॉड का वो गर्म होने लग जाएगा, वो रेड हॉट होने लग जाएगा आफ्टर सम टाइम। नाउ द अदर एंड ऑफ द रॉड यू आर होल्डिंग गेट वार्मर। अब जहां से आपने रॉड को पकड़ा है वो रॉड धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगी, वार्मर होने लग जाएगी, एंड टिल इट इज सो हॉट कि वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप उसे फर्दर होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद आप ड्रॉप कर देंगे रॉड को। ये होगा राइट। सो जो मेटल रॉड होता है वो सॉलिड मटेरियल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो जो भी हीट एनर्जी है वो क्या कर रही है, वो ट्रांसफर हो रही है सॉलिड से फ्रॉम वन पॉइंट एट अ हायर टेम्परेचर टू अ पॉइंट एट अ लोअर टेम्परेचर। और हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, जहां पे हायर टेम्परेचर है, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है राइट, वहां से ट्रांसफर हो रही है ऐसी जगह पे जहां पे कम टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है, एंड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उनका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है राइट। सो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम कंडक्शन बोलते हैं। सो कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर तो होता है वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल में, लेकिन क्या नहीं होता, यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलती राइट। सो द पार्टिकल ओनली ट्रांसफर द हीट टू नेबरिंग पार्टिकल्स एंड दे देमसेल्फ डू नॉट मूव और चार्ज देयर पोजीशन। सो होता क्या है, जब आप पासिंग दी पास वाला गेम खेलते हो ना, सेम वही चीज यहाँ पे होती है कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि एक यहाँ पे पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल है राइट, ये तीन पार्टिकल्स है। अब हुआ क्या कि हीट पहले यहाँ पे आई, ठीक है, फिर यहाँ से इस पार्टिकल ने क्या किया कि ये खुद तो मूव नहीं हुआ, लेकिन इसने हीट को ट्रांसफर कर दिया दूसरे पार्टिकल में। सिमिलरली इस पार्टिकल ने क्या, अपनी हीट को ट्रांसफर कर दिया इस पार्टिकल में। तो यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। सो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्शन बोलते हैं। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 4, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी को आपको अपने लैब में परफॉर्म करना है इन द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। सिमिलरली एक्टिविटी 5 एंड एक्टिविटी 6 भी आपको करना है, जिसमें आपको कंपेयर करना है हीट की कंडक्टिविटी को। देन वी हैव द सेकेंड वन विच इज कन्वेक्शन राइट। सो कन्वेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे भी हीट का ट्रांसफर ही हो रहा है, लेकिन लिक्विड एंड गैसेस में हो रहा है बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। सो जितने भी लिक्विड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिक्विड में मर्क्यूरी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी तो अच्छा खासा कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन जो बाकी के लिक्विड होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। सो इन फ्लूइड जो हीट एनर्जी होती है, इट इज कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी पार्टिकल्स हैं वही मूव करते हैं और वो हीट को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के, एक्सेप्ट योर मर्क्यूरी। सो हम कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि कन्वेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ट्रांसमिशन हो रहा है हीट का बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम में, अब यहाँ पे मीडियम क्या है आपका, लिक्विड है। सो किसी भी मीडियम में जब हीट का ट्रांसफर होता है, कैसे, पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से, उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। कमिंग टू रिमेंबर, यहाँ पे आपको एक पॉइंट गिवन है, कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड। कन्वेक्शन कभी भी सॉलिड में नहीं होता है, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के इन सॉलिड वो मूव नहीं करते हैं अबाउट एज इन फ्लूइड्स। सो इन सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो स्टेशनरी रहते हैं एक ही प्लेस पे, तभी हमने उनको क्या बोला था, कंडक्शन बोला था, हमने कन्वेक्शन नहीं बोला। नाउ बच्चों कमिंग टू एक्टिविटी 7, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 7 गिवन है, जिसमें आपको क्या करना है, टू स्टडी द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड। आप स्टडी करने वाले हो कि कैसे हीट का ट्रांसफर होता है, कैसे, बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड। सो इन दोनों एक्टिविटी को आपको करना है, परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर इन द टीचर सुपरविजन। कमिंग टू रिमेंबर, रिमेंबर में आपको यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉइंट क्या बोलता है, ऑल द फ्लूइड्स, सारे ही फ्लूइड, लेकिन एक्सेप्ट क्या, मर्क्यूरी, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के राइट, ये आपको याद रखना है। अगेन आपको एक्टिविटी 8 परफॉर्म करनी है। नाउ कमिंग टू आवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक विच इज रोल ऑफ कन्वेक्शन करंट इन डेली लाइफ। अब हम देखने वाले हैं कि क्या रोल होता है कन्वेक्शन करंट का हमारी डेली लाइफ में। सो स्मोक एंड हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सो हमें पता है कि जितने भी स्मोक होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, हॉट गैसेस होते हैं, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्रीज में एंड वर्कशॉप में, एंड एस्केप होते हैं थ्रू टॉल चिमनीज। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चिमनी लगाई जाती है, वहां से बहुत सारा स्मोक निकलता है ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। और किसकी वजह से होता है, ये कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है।
सिमिलरली जो हॉट एयर होता है जो कि हम ब्रीथ आउट करते हैं वो भी एस्केप होता है थ्रू वेंटिलेटर्स, एंड फ्रेश एयर जो कि एंटर करता है थ्रू दी डोर्स एंड विंडोज। नाउ दिस इज बिकॉज क्योंकि जो भी एयर हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो भी आप एयर ब्रीथ इन करते हो वो आपको थोड़ी ठंडी फील होती है, राइट। लेकिन जो भी एयर आप ब्रीथ आउट करते हो, विच मीन्स कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट कर रहे हो, तो वो आपको थोड़ी वार्मर फील होती है एंड राइजेस अप। सो बच्चों, जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं इन द एयर एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फ्रेश एयर वी गेट। Now we have sea breeze and land breeze. So बच्चों, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कि सी ब्रीज क्या होती है, लैंड ब्रीज क्या होती है, राइट। सो जो एयर होता है इन कॉन्टैक्ट विद द वार्म ग्राउंड इज हीटेड बाय कंडक्शन। अब होता क्या है कि जो भी हमारा एयर है और वो किसके कॉन्टैक्ट में है, जो भी हीटेड ग्राउंड है, जो भी गर्म जगह है उसके कॉन्टैक्ट में है, तो होता क्या है कि वो और ज्यादा हीट होने लग जाता है। और वो किसकी वजह से हीट होता है, वो कंडक्शन की वजह से हीट होता है। That air expands becoming less dense। अब वो एयर जो है वो और ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है और वो लेस डेंस हो जाती है, उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू जो भी सराउंडिंग का कूलर एयर है उससे। एज अ रिजल्ट होगा क्या कि जो वार्म एयर है, जो गर्म एयर है, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगी एंड वो फिल कर देगी स्पेस को, एंड जो अदर एयर है वो मूव करेगा हॉरिजॉन्टली एंड क्रिएट कर देगा सी ब्रीज को नियर अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। अब बच्चों, जितना भी कूलर एयर है, राइट, जितनी भी ठंडी हवा है वो मूव होने लग जाती है नीचे की तरफ एंड अ थर्मल कन्वेक्शन साइकिल इज सेटअप, जो कि क्या करती है, एक ट्रांसफर करती है हीट को अवे फ्रॉम दी लैंड, विच मीन्स कि लैंड से अवे वो क्या कर रही है, हीट को ट्रांसफर कर रही है। एट नाइट आपने देखा होगा कि जो ग्राउंड होते हैं वो ठंडे होने लग जाते हैं, तो रात के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे ग्राउंड होते हैं वो अपनी हीट को लूज कर देते हैं बहुत ही क्विकली एज कंपेयर टू डे टाइम। देन दी वाटर एंड दी वाटर सर्फेस इज वार्मर, और जो वाटर का सर्फेस होता है वो वार्मर हो जाता है एज कंपेयर टू लैंड। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि ये जो साइकिल है वो वापस रिवर्स होता है एंड जो लैंड ब्रीज है वो ब्लो होती है। So that is all about sea breeze and land breeze. Now coming to our next topic, which is transfer of heat by radiation. अब हम देखने वाले हैं कि heat का कैसे transfer होता है by radiation. So the process of transfer of heat from one place to another place. So यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, radiation में भी heat का transfer ही हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, heat transfer का एक method है। So इसमें होता क्या है कि transfer होता है heat का from one place to another place without heating the इंटरवर्निंग मटेरियल मीडियम। अब यहाँ पे क्या होता है कि हीट ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन हम यहाँ पे अपने मटेरियल को हीट ही नहीं कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडिएशन बोलते हैं। जितना भी ट्रांसफर होता है हीट का बाय रेडिएशन, ये डायरेक्टली होता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ द रिसीविंग बॉडी एंड इट डज नॉट टेक प्लेस आइदर बाय द कंडक्शन, ये ना तो कंडक्शन से होता है ना ही कन्वेक्शन करंट से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हीट की बात करें, किसकी हीट, जो भी सन की हीट है जो कि पास होती है थ्रू द वैक्यूम इन द स्पेस वेयर देयर इज नथिंग टू रीच द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, राइट। नाउ उसके बाद होता क्या है कि जो भी हीट है फ्रॉम द सन वो पास होती है थ्रू द एयर इन द एटमॉस्फेयर ताकि वो हमारे सरफेस ऑफ अर्थ तक रीच कर पाए। The intervening air in the atmosphere does not play any role। अब बच्चों, जो भी एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कोई भी रोल प्ले नहीं करती है इन हेल्पिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट, विच मीन्स कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती ही है, राइट। यहाँ पे हम किसी भी क्या नहीं कर रहे, किसी भी इंटरवीनिंग मटेरियल को हीट नहीं कर रहे हैं या फिर वो हीट को नहीं रोक रही है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा क्या होता है, जो भी हमारा इंटरवर्निंग एयर होता है एटमॉस्फेयर में वो कोई भी रोल को प्ले नहीं करता है in helping the transfer of heat. While sitting near a heater or bonfire, you will feel warm। लेकिन जब आप क्या करते हो, जब आप bonfire में बैठते हो या फिर जब आप हीटर चला के बैठते हो तब आपको वार्मर फील होता है, गर्म फील होता है। सो जो हीट होती है, the heat from the heater reaches you by the radiation। तो जितना भी हीट है, राइट, वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, वो रेडिएशन के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको अपनी बॉडी वार्म करनी है तो आप खुद अपने पैरों की नीचे आग लगा लेंगे, वो तो आप करेंगे नहीं, आप सिंपली हीटर चलाएंगे। अब हीटर क्या कर रहा है, आपने डिस्टेंस पे ही हीटर रखा है, अब हीटर ने क्या किया, आपकी बॉडी को धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपने जो अपनी बॉडी है उसको गर्म नहीं किया है, जो हीटर है वो रेडिएशन के थ्रू आपकी बॉडी को हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट रेडिएशन, राइट।
सो कमिंग टू रिमेंबर पॉइंट, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, हीट रेडिएशंस पास थ्रू एयर एंड वैक्यूम। जितनी भी हीट की रेडिएशंस होती है वो पास करती है किसके थ्रू, एयर और वैक्यूम के थ्रू, बट ये कभी भी स्क्रीन के थ्रू पास नहीं करती। सो व्हेन अ स्क्रीन इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट, तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी स्क्रीन को कहाँ प्लेस करते हैं, सोर्स ऑफ हीट एंड योर बॉडी, इसके बीच में प्लेस करते हैं, तो यू मे नॉट फील द हीट, तो आपको कोई भी हीट फील नहीं होगी। So the amount of heat reaching by you by means of radiation is proportional to the distance between the source of heat and the recipient of heat. So बच्चों यहाँ पे आपको बोला है कि जितने भी अमाउंट में हीट को हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं by means of radiation, so वो क्या होगा, वो proportional होगा किसके, जो भी डिस्टेंस है between the source of heat and your recipient of heat. So more the distance, less is the heat received. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम आपको हीट रिसीव होगी। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है, अगर आप हीटर को अपने से बहुत ज्यादा दूर रख दो, राइट, तो होगा क्या कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही धीरे धीरे वार्म होगी, आपको इतनी वार्मथ फील भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसी हीटर को उठा के थोड़ा अपने पास ले आएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी जल्दी वार्म हो जाएगी बाय द रेडिएशन, राइट। सो हमने क्या बोला कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम आपको हीट रिसीव होगी। द नेट रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, अब बच्चों जो नेट रेडिएशन है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे एंड नेचर ऑफ बॉडी पे। सो जो ब्लैक बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब करती है ज्यादा रेडिएशंस को एज कम्पेयर टू शाइनिंग बॉडीज। वैसे ही जो पॉलिश सरफेस होते हैं जैसे कि मिरर, वो रिफ्लेक्ट क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है हीट को इन द सेम वे एज इट रिफ्लेक्ट लाइट। जैसे कि जो लाइट है उसको भी रिफ्लेक्ट किया जाता है बाय द मिरर, राइट। सो वैसे ही जो आपका हीट होता है, राइट, अगर हम हीट को क्या करते हैं, किसी भी पॉलिश सर्फेसिस की बात करें या फिर मिरर रिफ्लेक्ट की बात करें, मिरर्स की बात करें, शीशे की बात करें, तो ये भी क्या करती है, हीट को रिफ्लेक्ट बैक करती है, जैसे लाइट को रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है। नाउ अगेन आपको यहाँ पे एक्टिविटी 9 गिवन है, ये एक्टिविटी आपको स्कूल में करनी है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नाउ कमिंग टू आवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज प्रैक्टिकल यूज ऑफ थर्मल रेडिएशन। सो a thermos flask is the practical use of the knowledge of thermal conduction, convection and radiation. So बच्चों अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल यूज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा प्रैक्टिकल यूज क्या देखने को मिलता है, थर्मो फ्लास्क, राइट। आप सभी ने यूज किया होगा। सो जो थर्मस फ्लास्क होता है वो क्या करता है, वो हॉट लिक्विड को हॉट ही रखता है, कोल्ड को कोल्ड रखता है, राइट, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड इट इज डबल वॉल्ड बॉटल, अगर हम उसके बॉल की बात करें अंदर की, तो आपको वो डबल वॉल्ड देखने को मिलेगा और ए थिन ग्लास से बना होता है एंड द स्पेस बिटवीन द वॉल इज इवैक्यूएटेड। एंड जो एब्सेंस होता है ऑफ अ मटेरियल मीडियम बिटवीन द वॉल, ये रिड्यूस कर देता है लॉस ऑफ हीट को ड्यू टू द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। सो द माउथ ऑफ द बॉटल इज क्लोज्ड बाय अ कॉर्क और प्लास्टिक सपोर्टर। आपने देखा होगा कि जो भी थर्मस फ्लास्क होता है उसका जो टॉप होता है वो किसका होता है, वो ज्यादातर प्लास्टिक स्टॉपर का ही बना होता है। एंड द बॉटल इज एनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक केस। अब बच्चों जो स्टॉपर एंड प्लास्टिक केस होते हैं ये आपको पता है कि बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, राइट। सो जो आउटर सरफेस ऑफ द इनर वॉल होता है एंड जो इनर सरफेस ऑफ द आउटर वॉल है वो सिल्वर्ड होता है, राइट। सो ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है हीट को बैक इनटू द चैम्बर, मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ हीट, और जितना भी हीट लॉस हो रहा होता है उसको काफी ज्यादा कम कर देता है, इसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। इसी वजह से जो हीट लॉस है ड्यू टू द कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। इसी वजह से आप जब भी थर्मोफ्लास्क में कुछ भी चीजें रखते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप गर्म चीजें रखते हो तो वो बहुत लंबे टाइम तक गर्म रहती है, अगर आप ठंडी चीजें रखते हो तो वो काफी लंबे टाइम तक ठंडी ही रहती है। सो दैट इज द रीजन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द डायग्राम, और यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है कि ये आपका ग्लास वैक्यूम लाइनर है, ये आपका आउटर केस है, राइट। ये आपका इंसुलेटेड स्टॉपर है जो मैंने आपको बताया था कि हम अंदर इनर वॉल पे लगाते हैं। ये सिल्वर लाइंड इनर एंड आउटर वॉल्स है, और ये आपका इनर सील्ड कंटेनर है, राइट। और ये आपका थर्मस फ्लास्क है। नाउ कमिंग टू ग्रीन हाउस, अब हम देखने वाले हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है।
सो ग्रीन हाउसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन कोल्ड वेदर। सो हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस को यूज करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, लेकिन कब, जब कोल्ड वेदर होता है। ग्रीन हाउस इज मेड ऑफ ग्लास शीट। अब बच्चों जो ग्रीन हाउस होता है किससे बना होता है, वो ग्लास शीट से बना होता है, एयर से बना होता है। एंड एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सन के थर्मल रेडिएशन को। सो आपको क्या याद रखना है कि जो भी हवा है, जो भी एयर है किसके अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर, ये क्या करता है, सन की जितनी भी थर्मल रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इसी वजह से जो अंदर का टेम्परेचर है वो वार्मर हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, राइट। सो वार्म बॉडीज इनसाइड रेडिएट थर्मल एनर्जी। अब जितने भी क्या है, गरम गरम बॉडीज है, वार्म बॉडीज है, वो क्या करती है, वो रेडिएट करती है थर्मल एनर्जी को, क्योंकि हम ऑलरेडी रेडिएशन पढ़ चुके हैं। सो ये जो रेडिएशन होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम वो इंट्रैप्ड हो जाते हैं एंड वो लीव नहीं कर सकते ग्रीन हाउस से। सो ड्यू टू दिस जो टेम्परेचर होता है इनसाइड द ग्रीन हाउस वो बढ़ जाता है टू अ वैल्यू विच इज मोर सुटेबल फॉर अ प्लांट ग्रोथ। और वो टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, वो उतना बढ़ जाता है जो कि किसी भी प्लांट को चाहिए अपनी सुटेबल ग्रोथ करवाने के लिए। नाउ कमिंग टू गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो बच्चों कंडक्टिविटी क्या है, एक बहुत रिलेटिव टर्म है, राइट। सो नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ परफेक्टली गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर। अगर हम गुड या फिर बैड कंडक्टर की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज बहुत अच्छी कंडक्टर है या फिर कोई दूसरी चीज बहुत ही बैड कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि वर्ल्ड में ऐसी भी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम परफेक्टली, जो कि परफेक्ट हो, जो कि परफेक्टली हम उसको गुड कंडक्टर बोल पाए या फिर हम बैड कंडक्टर बोल पाए। मटेरियल्स जो कि अलाउ करते हैं हीट को टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजिली, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, ये सारे ही आपके कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं। मटेरियल्स जो कि अलाउ नहीं करते हैं हीट को कंडक्ट होने के लिए थ्रू देम इजिली, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, इंसुलेटर। सो जितने भी आपके वुड हैं, प्लास्टिक है, राइट, एबोनाइट है, ये सारे ही आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। Now coming to condition of the conduction of heat through good conductors, right? So जो बच्चों heat flow होता है, it only flows when one end of an object is hot and the other is cold. So बच्चों यहाँ पे क्या conditions है हीट के कंडक्शन होने की, कि कोई भी हीट तभी ट्रांसफर होगी जब एक आपका पोल क्या होगा, गर्म होगा, और जो दूसरा एंड है वो ठंडा होगा। तभी तो जो हमारी हीट है वो गर्म चीजों से ठंडी चीजों की तरफ ट्रांसफर होगी। ये हमने अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था। Once the two ends of the object through which heat is flowing attain the same temperature, conduction of heat stop. अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कब खत्म हो जाएगा, कब स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसफर होना कब बंद हो जाएगा। तो बच्चों जब तक कि दोनों ही पोल सेम टेम्परेचर को अटेन नहीं कर लेते तब तक जो कंडक्शन ऑफ हीट है वो चलता रहेगा। एक बार जो दोनों का टेम्परेचर है वो इक्वल हो गया, उसके बाद जो कंडक्शन ऑफ हीट है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। थर्ड वन, व्हेन द हीट इज फ्लोइंग थ्रू टू ऑब्जेक्ट्स, जब भी हीट फ्लो करता है दो ऑब्जेक्ट के थ्रू, दे मस्ट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। सो उन दोनों ही ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी क्या होगा, कंडक्शन होगा हीट का थ्रू द गुड कंडक्टर्स। नाउ कमिंग टू यूजेस ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो बच्चों जितने भी हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट से बने होते हैं, जैसे कि ब्रास, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अब इससे होता क्या है कि फास्ट कुकिंग ऑफ फूड हो जाती है, जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। कॉपर जो होता है बच्चों उसको हम कोटिंग के लिए यूज करते हैं ऑन द बॉटम ऑफ सम स्टील यूटेंसिल्स। तो जितने भी हमारे स्टील यूटेंसिल होते हैं उसके बॉटम में हम ज्यादा कॉपर को यूज करते हैं ताकि हम यूनिफॉर्म एंड स्मूथ ट्रांसफर ऑफ हीट करवा पाए फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द फूड। जो कॉपर होता है उसको हम यूज करते हैं रेडिएशंस में, इन ऑटोमोबाइल्स एंड रेफ्रिजरेटर्स में भी फॉर कूलिंग पर्पसेस। जो कॉपर होता है अगेन हम इसको यूज करते हैं फॉर द एलिमेंट्स ऑफ गीजर्स। अब बच्चों जो मर्क्यूरी होता है उसको भी थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो मर्क्यूरी है वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड उसका जो एक्सपेंशन है ड्यू टू द हीट वो यूनिफॉर्म होता है हर एक डिग्री पे, जैसे कि
हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे जैसे एक एक डिग्री जो टेम्परेचर है वो राइज होते रहता है, वो बढ़ते रहता है, वैसे वैसे हमें मर्क्यूरी भी राइज होते हुए दिखता है। सो इसी वजह से हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का यूज करते हैं। सो ये क्या थे बच्चों, ये यूजेस थे आपके गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट के। नाउ कमिंग टू बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, so the materials which do not allow heat to flow through them। अब बच्चों ऐसे मटेरियल्स जो कि अलाउ नहीं करते खुद से हीट को पास होने के लिए या फिर कंडक्ट होने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। सो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है थ्रू बैड कंडक्टर वो काफी ज्यादा मिनिमम होता है एंड बहुत ही स्लो वेरी स्लो रेट पे आपको देखने को मिलता है। अब जो एयर, वाटर एंड ग्लास है ये आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अगेन आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है विच इज एक्टिविटी 10। ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है इन योर लैब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नाउ कमिंग टू इंसुलेटर्स, अब हम देखने वाले हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सो बच्चों इंसुलेटर हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड दे आर प्लेस्ड बिटवीन टू लेयर्स टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें हीट के ट्रांसमिशन को रोकना है तो हम क्या करते हैं, हम दो लेयर्स के बीच में इंसुलेटर को लगा लेते हैं सो दैट कि जो इंसुलेटर है वो हीट के फ्लो को प्रिवेंट कर पाए, राइट। सो एयर इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर, जैसे कि एयर जो है उसको हम एज एन इंसुलेटर यूज करते हैं एंड इन एडिशन टू एयर ऑयल, वुड, कॉटन, एस्बेस्टोस, ग्लास, वूल, थर्माकोल, वैक्यूम, ये सारे ही क्या है बच्चों, कॉमन आपके इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जिनको आप यूज करते हो घर में, मशीन्स में या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीट इंसुलेटर वो हेल्प करता है कंजर्व करने के लिए एनर्जी इन अ सिस्टम। जितने भी आपके एस्बेस्टोस होते हैं, वैक्यूम होते हैं, उसके अलावा एनक्लोज्ड एयर है, कॉटन है, फेल्ट है, ग्लास वूल है, ये सारे ही कॉमनली यूज किए जाते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स में, राइट। देन द फर्स्ट पॉइंट सेज आइस इज स्टोर्ड और ट्रांसपोर्ट इन आइस बॉक्स। अब हम क्या करते हैं, आइस को जब भी हम स्टोर करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम उसको आइस बॉक्स में करते हैं, जो कि किससे बना होता है, पफ टॉप पफ से बना होता है और ये प्रिवेंट करता है मेल्टिंग ऑफ आइस। सो आइस को मेल्ट होने नहीं देता आइस बॉक्स। सिंस हीट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग इनटू द इग्लू, जैसे कि जो हीट है वो इग्लू के अंदर नहीं आ सकता, किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से, क्योंकि एयर क्या है आपका, एयर आपका इंसुलेटर है एंड द मटेरियल इन EUF। वैसे ही जो आपके वुलन क्लोथ होते हैं, सर्दियों के कपड़े होते हैं, वो भी इंट्रैप करते हैं बहुत ही अच्छे अमाउंट ऑफ एयर को, क्योंकि जो एयर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड ये क्या नहीं करता, ये अलाउ नहीं करता हमारी बॉडी को कि हमारी बॉडी की हीट बाहर जाए। जो हमारे घर में फॉल्स सीलिंग होते हैं वो किससे बने होते हैं, POP से बने होते हैं, और POP क्या होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं। उसके अलावा वुडन बोर्ड से बने होते हैं। सो जो फॉल्स सीलिंग्स होती हैं वो भी क्या करती है, वो ट्रैप कर लेती है लेयर ऑफ एयर को बिटवीन द रूफ एंड फॉल्स सीलिंग। इससे होता क्या है कि ये जो एयर है वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है एंड ये हमारे रूम को वार्म रखता है ड्यूरिंग विंटर एंड कूल रखता है ड्यूरिंग समर। जितने भी इलेक्ट्रिकल केटल्स हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन्स है, ओवन है, कुकिंग पैन्स है, दे आर प्रोवाइडेड विद प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स। तो आपने देखा होगा किचन में भी कि जितने भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, पैन्स होते हैं, उनके अगर हम हैंडल्स को देखें तो वो ज्यादातर वुडन के हैंडल्स होते हैं, राइट। सो जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। सो बच्चों ये अलाउ नहीं करते हीट को पास होने के लिए ताकि वो हमारे हाथ तक ना पहुंचे। जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने फेदर को स्वेल कर लेते हैं विंटर में ताकि वो ट्रैप कर पाए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को, और जो एयर होता है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है और जो बर्ड्स होती हैं उनको वार्म रखने में हेल्प करता है। जो बर्ड्स होती हैं वो एकदम गरम गरम रहती है एंड अलाउ नहीं करता हीट को ताकि वो उनकी बॉडी से बाहर निकल पाए। जो आयरन चेयर्स होते हैं वो हमें बहुत ठंडे लगते हैं एज कम्पेयर टू वुडन चेयर्स एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि जो आयरन चेयर्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं हीट को अवे फ्रॉम आवर बॉडी, लेकिन जो वुडन चेयर होती है वो कुछ भी नहीं करती क्योंकि जो वुड होता है वो वुड इंसुलेटर होता है। सो बच्चों ये आपके क्या थे, ये आपके कुछ पॉइंट्स थे इंसुलेटर के कि हम इंसुलेटर को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू समिंग अप, सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड बॉडी में बाय द कंडक्शन
कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो टेम्परेचर मेजर है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, एंड जो हीट है बच्चों वो फ्लो होती है फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बता दिया है। Our body temperature is normal at 37 डिग्री सेल्सियस। सो हमने क्या बोला था कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सिमिलरली अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द कन्वेक्शन करंट्स आर सेट अप, लैंड एंड सी ब्रीज इन कोस्टल एरियाज आर ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे सी ब्रीज देखा था, लैंड ब्रीज देखा था, तो वो किस वजह से हो रहा है, वो कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है। जितने भी डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं हीट के एज कम्पेयर टू लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, एंड जितने भी डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी रेडिएट करते हैं ज्यादा से ज्यादा हीट को और लाइट को, राइट। उसके अलावा जो थर्मस फ्लास्क होता है वो एक डिवाइस होता है जिसको हम बनाते हैं किसी भी चीज को हॉट या फिर कोल्ड रखने के लिए। एंड यहाँ पे क्या होता है बच्चों, लॉस और गेन होता है हीट का, कौन से मेथड से, अगेन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से, और इन तीनों ही मेथड से मिनिमम हीट ट्रांसफर होता है। सो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।